हम लोग फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के तीसरे चैप्टर को पढ़ रहे थे जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। और इस चैप्टर से संबंधित हम आपको पीछे के वीडियो में बहुत सारे प्रश्न का उत्तर बता चुके हैं। तो यदि आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। 2-3 वीडियो पीछे भी इस चैप्टर पर बन चुका है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। तो पीछे के वीडियो में हम आपको क्या क्या बताए हैं इस बात का हम आपको एक बार रिवीजन कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो में हम आपको मानव नेत्र के बारे में बताए थे, उसके बाद हम आपको दृष्टि दोष के बारे में बताए थे, उसके बाद हम आपको बताए थे कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में हम आपको विस्तार से बताए थे। कौन से दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस के माध्यम से किया जाता है इसके बारे में भी हम आपको बताए थे। और उसके बाद हम आपको बताए थे कि विचलन कोण क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको पीछे के वीडियो में विस्तार से बता चुके हैं। और इसके अलावा हम आपको सभी रंगों का अलग अलग तरंगदैर्घ्य होता है, कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इन सभी के बारे में हम आपको पीछे के वीडियो में विस्तार से बता चुके हैं। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जा करके भी इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वर्णपट या फिर स्पेक्ट्रम क्या होता है। यहीं से आपको हम इस वीडियो में शुरू करेंगे और इसके आगे जितने सारे भी प्रश्न उत्तर और बचे हुए हैं उन सभी प्रश्न का उत्तर हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी को बारी बारी से एक एक प्रश्न का उत्तर बताते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वर्णपट या फिर स्पेक्ट्रम भी इसे बोला जाता है। तो वर्णपट और स्पेक्ट्रम दोनों एक ही चीज होता है। तो वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या होता है इसके बारे में बताना है। तो देखिए, हम लोग देखेंगे कि प्रिज्म के बाहर स्थित वैसा पर्दा जिस पर सातों रंग प्राप्त होते हैं वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। जैसे हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि कोई यदि प्रिज्म है उससे हम यदि श्वेत प्रकाश को या फिर सूर्य के प्रकाश को यदि हम किसी प्रिज्म से पार करते हैं तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, वह 7 रंगों में सूर्य का प्रकाश विभक्त हो जाता है। और 7 रंगों का जो पट्टी होता है वह जिस पर्दे पर हमें दिखाई देता है उसी को हम लोग वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे आप देखिए, इधर से यदि हम लोग श्वेत प्रकाश या फिर सूर्य के प्रकाश को यदि इधर से हम लोग प्रिज्म के द्वारा पार करेंगे तो प्रिज्म के दूसरी तरफ हमें 7 रंगों का जो पट्टी प्राप्त होता है और वह जिस पर्दे पर प्राप्त होता है इसी पर्दा को हम लोग वर्णपट या फिर स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो यह पर्दा है इसी को हम लोग वर्णपट या फिर स्पेक्ट्रम बोलेंगे। तो यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या होता है तो आप इसके बारे में यही बताइएगा कि प्रिज्म के बाहर स्थित वैसा पर्दा जिस पर 7 रंग प्राप्त होते हैं वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब देखिए, जो वर्णपट या स्पेक्ट्रम होता है यह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है शुद्ध वर्णपट और दूसरा होता है अशुद्ध वर्णपट। तो हम आपको बारी बारी से बताएंगे कि शुद्ध वर्णपट क्या होता है और अशुद्ध वर्णपट क्या होता है। तो सबसे पहला नंबर हम लोग देखेंगे कि शुद्ध वर्णपट क्या होता है। तो शुद्ध वर्णपट का हम लोग परिभाषा लिखेंगे कि वैसा वर्णपट जिस पर सभी रंगे स्पष्ट दिखाई देती है शुद्ध वर्णपट कहलाता है। जैसे यदि प्रिज्म से कोई सूर्य का प्रकाश पार हुआ और जिस पर्दे पर हमको 7 रंग दिखाई दे रहा है, यदि वह 7 रंग हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे शुद्ध वर्णपट। और यदि हम लोगों को 7 रंग जो होता है वह स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब कि वह अशुद्ध वर्णपट है। तो शुद्ध वर्णपट में हम लोग लिखेंगे कि वैसा वर्णपट जिस पर सभी रंगे स्पष्ट दिखाई देती है शुद्ध वर्णपट कहलाता है। और अशुद्ध वर्णपट वैसा वर्णपट जिस पर सभी रंगे स्पष्ट दिखाई नहीं देती है अशुद्ध वर्णपट कहलाता है। तो हम आशा करते हैं कि आप वर्णपट के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए, इसके आगे एक पॉइंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम रहने के कारण इसका विचलन सबसे अधिक होता है। हम आपको ऊपर के वीडियो में या फिर पीछे के वीडियो में आपको बताए थे कि सबसे कम बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है और सबसे अधिक होता है लाल रंग का। तो आप ध्यान रखिएगा, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम रहने के कारण इसका विचलन सबसे अधिक होता है।
अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे अधिक विचलन कौन से रंग का होता है, तो आपको बताना है कि बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक क्यों होता है? तो क्योंकि बैगनी रंग का रंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो सबसे अधिक विचलन होता है बैगनी रंग का और सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का। आप इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वर्ण विक्षेपण की घटना क्यों होता है? वर्ण विक्षेपण की घटना क्यों होता है? या फिर देखिए इसी क्वेश्चन को तीन तीन क्वेश्चन की तरफ से घुमा करके आपसे पूछा जाएगा। तीनों क्वेश्चन का आंसर सेम ही होगा, लेकिन क्वेश्चन आपको तीन तरह से पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ण विक्षेपण की घटना क्यों होता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ण पट का निर्माण क्यों होता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ण पट की उत्पत्ति का कारण क्या है। तीनों क्वेश्चन एक ही हैं, तीनों का आंसर एक ही होगा, बस आपको क्वेश्चन को घुमा करके पूछा गया है। तो आप तीनों का आंसर एक ही बताइएगा कि सभी रंगों का तरंगदैर्घ्य अलग अलग रहने के कारण विचलन भी अलग अलग होता है। चूंकि हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि सभी रंग जैसे बैजानी पिनौला होता था, बैगनी, जामुनी, आसमानी, लाल, हरा, सभी रंग का जो तरंगदैर्घ्य है अलग अलग होता है। इस कारण से सभी रंग का विचलन भी जो होगा वह अलग अलग ही होगा। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसे एक प्रयोग के द्वारा दिखाइए। श्वेत प्रकाश हम आपको बताए थे कि श्वेत प्रकाश या फिर सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। कौन कौन रंग होता है? तो बैजानीय पिनौला होता है। इसके बारे में हम आपको विस्तार से पिछले वीडियो में बताए थे। तो आपको एक प्रयोग के द्वारा सिद्ध करना है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो सबसे पहले देखिए इस प्रयोग को करने के लिए आपको 2 प्रिज्म की आवश्यकता होगी। पहले प्रिज्म को आप सीधा रखेंगे और दूसरे प्रिज्म को आप उल्टा करके रखेंगे, जैसे आपका चित्र में दिखाया गया है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि इस प्रयोग को करने के लिए 2 प्रिज्म लिए जाते हैं और पहले प्रिज्म का आधार नीचे तो दूसरे का आधार ऊपर लिया जाता है। मतलब एक को सीधा रखना है और दूसरे को उल्टा करके रखना है, जैसा कि नीचे के चित्र में आपको दिखाया गया है। अब देखिए क्या करेंगे, जब पहले प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को भेजा जाता है तो वर्ण विक्षेपण होने के कारण यह 7 रंगों में बट जाता है। देखिए जब जो पहला प्रिज्म है इससे यदि हम श्वेत प्रकाश को भेजेंगे तो वह क्या होगा कि 7 रंगों में इधर विभक्त हो जाएगा। ठीक है, 7 रंगों में यह विभक्त हो जाएगा। और चूंकि इसके सामने दूसरा प्रिज्म लगाया गया है तो जब यह 7 रंग दूसरे प्रिज्म से होकर के गुजरेगा और यदि यह प्रिज्म से पार करेगा तो यह इधर एक बिंदु पर जमा होगा और जो यहाँ पर जो हमें प्रकाश मिलेगा वह श्वेत प्रकाश मिलेगा। इसी चीज को यहाँ पर समझाया गया है। पहले प्रिज्म से आपको श्वेत प्रकाश डालना है, दूसरे प्रिज्म पर यह 7 रंगों में विभक्त होकर जाएगा और जब दूसरे प्रिज्म से यह 7 रंगों में जो विभक्त रंग है यह जब निकलेगा तो पुनः हमें श्वेत प्रकाश मिल जाएगा। इसी चीज को यहाँ पर लिखना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि जब पहले प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को भेजा जाता है तो वर्ण विक्षेपण होने के कारण यह 7 रंगों में बंट जाता है। तो यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है जो कि हम आपको पहले भी बताए थे कि सूर्य का प्रकाश जो होता है वह 7 रंगों में विभक्त क्यों हो जाता है? तो वर्ण विक्षेपण होने के कारण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण होने के कारण ही यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो हम लोग लिखेंगे कि जब पहले प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को भेजा जाता है तो वर्ण विक्षेपण होने के कारण यह 7 रंगों में बंट जाता है और जब 7 रंगों का अपवर्तन दूसरे प्रिज्म से होता है तो वह एक बिंदु पर जमा हो जाती है और श्वेत प्रकाश दिखाई पड़ता है। जैसा कि हम आपको बताए कि जब पहले प्रिज्म से गुजारेंगे तो 7 रंग मिलेगा और जब उन 7 रंगों को दूसरे प्रिज्म से गुजारेंगे तो हम लोगों को पुनः श्वेत प्रकाश मिल जाएगा। और इस तरफ से इस प्रयोग से पता चलता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो आपको यदि यह प्रयोग लिखने के लिए आता है तो आप सेम इसी प्रकार से लिखेंगे और फिगर के द्वारा भी बताकर आपको समझाना पड़ेगा। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि वर्णांधता क्या होता है। वर्णांधता क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में कलर ब्लाइंडनेस भी बोला जाता है। तो देखिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि वर्णांधता क्या होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि यह एक ऐसी घटना है जिसमें मानव नेत्र के रेटिना में कुछ शंकु नहीं पाए जाते हैं। हम आपको बताए थे कि मानव में शंकु और क्षण 2 प्रकार के तंतु पाए जाते हैं जो दृक् तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क को यह सूचना भेजता है कि आंख किसी वस्तु को देख रहा है और तभी हम किसी वस्तु को देखते हैं। सबसे पहले पार्ट वाले वीडियो में हम यह चीज़ आपको
बताए थे। तो यही कह रहा है कि यह एक ऐसी घटना है जिसमें मानव नेत्र के रेटिना में कुछ शंकु नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण वह कुछ रंगों को नहीं देख पाता है। मतलब यदि आपके आंख में शंकु ही नहीं रहेगा तो आप दृक् तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क को यह सूचना नहीं जाएगा कि आंख किसी वस्तु को देख रहा है, और जब दृक् तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क को यह सूचना नहीं जाएगा तो आप किसी भी वस्तु को अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो वर्णांधता में क्या होता है कि शंकु तो पाया जाता है लेकिन कुछ शंकु नहीं पाया जाता है, जिसके कारण होता है कि कुछ रंग हमें नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो इसी को हम लोग वर्णांधता कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कलर ब्लाइंडनेस भी बोला जाता है। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग सभी लोग इस चीज़ का नाम सुने होंगे कि इंद्रधनुष क्या होता है। इंद्रधनुष सभी लोग आप देखे होंगे कि जब बारिश होती है तो उसके बाद सूर्य के विपरीत दिशा में हमें इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। तो यही पूछ रहा है कि इंद्रधनुष क्या होता है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे कि यह एक प्रकार का प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जिसको वर्णपट भी बोलते हैं। अभी हम आपको ऊपर में वर्णपट या फिर स्पेक्ट्रम के बारे में बताए हैं। तो जो इंद्रधनुष है एक प्रकार का प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जो वर्षा होने के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। आप हमेशा याद रखिएगा कि जो इंद्रधनुष होता है वह हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। इसमें परिक्षेप, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, वर्ण विक्षेपण जैसी घटनाएं होती है। देखिए यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और निकलता है कि इंद्रधनुष हमें क्यों दिखाई पड़ता है। आपके एग्जाम में, आपके परीक्षा में यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमें इंद्रधनुष क्यों दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि इंद्रधनुष होता क्या है। तो इसके बारे में हम आपको बताएं कि यह एक प्रकार का प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जो वर्षा होने के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है। लेकिन यदि आपसे पूछ देगा कि हमें इंद्रधनुष क्यों दिखाई पड़ता है तो आपको बताना है कि वर्षा होने के बाद बारिश की कुछ बूंदें ऊपर वायुमंडल में ही अटकी रह जाती है। जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो वह चमकता है। लाजमी है कि जब पानी का बूंद ऊपर में अटका हुआ है उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो वह चमकेगा, और जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो वह बारिश का बूंद है वह प्रिज्म के जैसा व्यवहार करने लगता है, और जब वह सभी पानी का बूंद प्रिज्म का व्यवहार करने लगता है तभी हमें सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। मतलब जो सूर्य का श्वेत प्रकाश होता है उसे वह 7 रंगों में विभक्त कर देता है, इसलिए हमें इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। और आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इंद्रधनुष हमेशा बारिश होने के कुछ देर के बाद ही दिखाई पड़ता है। अब देखिए जो इंद्रधनुष होता है वह भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। तो हम आपको बारी बारी से बताएंगे कि प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है और द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है। तो देखिए सबसे पहला नंबर हम लोग देखेंगे कि प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग प्राथमिक इंद्रधनुष के बारे में जानेंगे। तो कहता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहरी किनारे पर लाल और अंदर वाले पर बैगनी होते हैं। मतलब जो पहला इंद्रधनुष है जिसको हम लोग प्राथमिक इंद्रधनुष बोलते हैं उसमें क्या होता है कि बाहरी किनारे पर हमें लाल रंग दिखाई पड़ता है और अंदर में बैगनी रंग दिखाई पड़ता है। लेकिन द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है कि बाहरी किनारे पर बैगनी दिखाई पड़ता है और अंदर वाले पर लाल दिखाई पड़ता है। तो सीधे आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, प्राथमिक का उल्टा सीधे द्वितीयक कर देंगे। अगर प्राथमिक में होता है कि बाहरी किनारे पर लाल तो द्वितीयक में होगा बाहरी किनारे पर बैगनी। और ठीक उसी प्रकार से प्राथमिक इंद्रधनुष में बैगनी रंग हमें अंदर में दिखाई पड़ते हैं तो द्वितीयक इंद्रधनुष की बात करेंगे तो हमें अंदर में लाल रंग दिखाई पड़ेंगे। तो आपका प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष यही कह रहा था, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। तो देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो वायुमंडल में होने वाले अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। जो भी अपवर्तन वायुमंडल में हो रहे हैं, मतलब पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है उन वायुमंडल में अगर कोई भी अपवर्तन हो रहा है तो उसको हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन कहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटनाएं होती है। चूंकि वायुमंडल में यदि अपवर्तन हो रहा है तो उस अपवर्तन होने के कारण कौन कौन सी घटनाएं होती है इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहला घटना होता है तारों का टिमटिमाना।
तारों का टिमटिमाना भी जो है वह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है। तो देखिए, तारों का टिमटिमाना में हम लोग लिखेंगे कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों से निकलने वाली जो प्रकाश की तीव्रता होती है वह कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो तारों से निकलने वाली प्रकाश होती है वह कभी बढ़ता है और कभी घटता है, जिसके कारण तारे कभी धुंधले दिखाई देते हैं तो कभी चमकीले, और इस तरह बार बार तारों का धुंधला या चमकीला दिखना ही तारों का टिमटिमाना कहते हैं। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा हो जाता है कि तारों का टिमटिमाना हम लोग किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो तारों से निकलने वाली जो प्रकाश होती है उसकी तीव्रता कभी बढ़ जाती है तो कभी घट जाती है। मतलब वह जो प्रकाश होता है कभी अधिक दिखाई पड़ता है और कभी कम दिखाई पड़ता है, जिसके कारण तारे कभी धुंधले दिखाई देने लगते हैं और कभी चमकीले दिखाई देने लगते हैं। और तारों का बार बार धुंधला या चमकीला दिखना ही तारों का टिमटिमाना कहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है कि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं क्यों। आप सभी लोग जानते होंगे कि सिर्फ तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। तो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? तो देखिए, इसका जवाब होगा कि तारों के अपेक्षा ग्रह जो है वो पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है। आप सभी लोग जानते होंगे कि जो आसमान में जो तारे होते हैं वह पृथ्वी से कई करोड़ किलोमीटर दूर हैं, लेकिन ग्रह जो हैं वह पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि तारों के अपेक्षा ग्रह पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक हैं, जिसके कारण इसका वायुमंडलीय अपवर्तन का औसत लगभग शून्य होता है। मतलब जो ग्रह होता है उसका वायुमंडलीय अपवर्तन जो होता है वो लगभग शून्य होता है, इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। और तारा के बारे में हम आपको बताए कि उसमें वायुमंडलीय अपवर्तन अधिक होता है, जिसके कारण कभी तारा का जो प्रकाश है वह कभी अधिक दिखाई पड़ता है और कभी कम दिखाई पड़ता है, जिसके कारण हमें तारा है जो टिमटिमाते नजर आते हैं। लेकिन ग्रह में ऐसा नहीं है। ग्रह होता है जो पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक होता है, जिसके कारण इसका वायुमंडलीय अपवर्तन जो होता है वह औसतन लगभग शून्य होता है, इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। तो इसका जवाब आपका यही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि तारों की आभासी स्थिति क्यों होती है। तारों की आभासी स्थिति क्यों होती है? आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपसे एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ वैज्ञानिक कारण भी पूछे जाते हैं, तो आपको इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से याद करना है, ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से आपको समझना है। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि तारों की आभासी स्थिति क्यों होती है। तो इसका जवाब होगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों की आभासी स्थिति में बदलाव आ जाते हैं, क्योंकि वायुमंडल वायु के विभिन्न परतों से बना होता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि वायुमंडल जो होता है वह वायु के विभिन्न परतों से बना होता है, और पृथ्वी के नज़दीक वाला जो परत होता है वह सघन होता है, अर्थात इसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे पृथ्वी से जाते हैं अपवर्तनांक घटते जाता है। आप हमेशा देखते होंगे कि जब पहाड़ पर आप चढ़ते होंगे तो आपका दम फूलने लगता होगा, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। उसी चीज़ को कहता है कि जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर जाते हैं अपवर्तनांक घटते जाता है, और जब तारों से प्रकाश की किरण चलती है तो उसका लगातार अपवर्तन होता है और वह अविलंब की ओर मुड़ते जाती है। तो इसी के कारण आपका जो यह क्वेश्चन कह रहा है कि तारों की आभासी स्थिति होती है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा। अब चलिए, आप इसे चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि जैसे यह पृथ्वी हो गया, पृथ्वी से नज़दीक में कौन है? ग्रह है, और जो तारा होता है वह पृथ्वी से काफ़ी दूर होता है, इसलिए जो तारा होता है वह टिमटिमाते नजर आता है, लेकिन जो ग्रह होता है वह टिमटिमाते नजर नहीं आता है। अब अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त किस घटना के कारण होता है। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त मतलब सूर्य कभी कभी पहले उग जाता है और लेट से डूबता है। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त किस घटना के कारण होता है। तो इसका जवाब होगा कि यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। जो अग्रिम सूर्योदय होता है और विलंबित सूर्यास्त होता है यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। इनमें एक दिन की आभासी लंबाई 4 मिनट तक बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब आप समझिएगा कि यदि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण अग्रिम सूर्योदय या फिर विलंबित सूर्यास्त होता है तो दिन की जो आभासी लंबाई होती है वह 4 मिनट तक
बढ़ जाती है। तो आपका क्वेश्चन यही कह रहा था। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य जो होता है जो अंडाकार दिखाई पड़ता है, मतलब जिस समय सूर्योदय होता है और जिस समय सूर्यास्त होता है उस समय जो होता है वह सूर्य अंडाकार दिखाई पड़ता है, जबकि दोपहर के समय में गोल क्यों दिखाई पड़ता है, इस क्वेश्चन को आपको बताना है। तो हम आपको बता दें कि यह जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, और आपको हम बता दें कि अगले वीडियो में जो आपका यह चैप्टर है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, यह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो आप अगला वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें आपको यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, कितना पसंद आया, कितना समझ आया, इस वीडियो से आपको कितनी जानकारी मिली, इसके बारे में आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।